ओके एवरीवन, तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और वहाँ से चलते हुए कंप्लीट एक अच्छा लेवल तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कवर करेंगे। दैट्स वाई कि आपका क्वेश्चन बैंक रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में जिस लेवल का भी क्वेश्चन आया होगा, सारा क्वेश्चन आपसे एक लाइन से बन जाए। और HCB तो मेरा कांस्टेंट कंडीशन है, और IIT क्वेश्चन बैंक या जो भी क्वेश्चन बैंक रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जैसे सारे चैप्टर में आपको क्लास असाइनमेंट मिलता है, वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही बैलेंस असाइनमेंट आपको क्लास असाइनमेंट मिलेगा। अलग अलग भी एक मिलेगा मिक्स मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें सारा मॉडर्न फिजिक्स रहेगा, और एक इंडिविजुअल चैप्टर का। करेक्ट, दो टाइप का मॉडर्न फिजिक्स में असाइनमेंट दूंगा। तो चले सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक बात तो यहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? क्वांटाइजेशन का मतलब तो समझा चुके हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या था कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका बड़ा वैल्यू उस क्वांटिटी के सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, तब हम लोग उन सारे क्वांटिटी को बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज। इज इट राइट? तो इसका मतलब है कि लाइट में दो कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर है और पार्टिकल कैरेक्टर है, राइट? और लाइट के जो पार्टिकल है उसी का नाम क्या है? फोटोन। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या माना गया है कि एनर्जी ऑफ लाइट का कोई बड़ा वैल्यू उसी लाइट का, लेकिन एनर्जी ऑफ लाइट जैसे ही बोलेंगे तो ऑब्वियसली लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर है, तो फ्रीक्वेंसी पार्टिकल का भी होता है। जैसे देखते हैं SHM में हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं टाइम पीरियड निकाल कर, तो फ्रीक्वेंसी पार्टिकल का भी हो सकता है, होता है, और वेव का भी होता है। तो क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि एनर्जी का कोई बड़ा वैल्यू के लिए उसी लाइट का गिवन फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज हो जाएगा। इतना तो सबको पता होगा। तो फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी उसका बड़ा वैल्यू सारे फोटोन को मिलाकर बनेगा। तो फोटोन अब 1 फोटोन क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी है। सारे पॉइंट लिखवाएंगे। तो फोटोन में आप 9.2 तो बोल नहीं सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू 9.2। क्या फ्रैक्शन में फोटोन होगा? तो भाई मैं एक डब्बा में एनर्जी रखा हूं, ये एनर्जी का बॉक्स है, राइट? मान लेते हैं 100 जूल। लेकिन इसमें बोला गया है कि एनर्जी, ये तो बड़ा बॉक्स है बट इसके अंदर छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट बना के रखा गया है जिसका नाम है फोटोन। करेक्ट? तो आपको नहीं था कि ये 100 जूल, इसके सबसे छोटा वैल्यू का मान लेते हैं कि इसका इस वन स्मॉलेस्ट पैकेट का 0.1 जूल वैल्यू है। करेक्ट? तो इस 100 जूल का बॉक्स में कितना नंबर ऑफ पैकेट रहेगा, काउंट कर लीजिएगा। तो एक्चुअल में इसके छोटे जो वैल्यू है उसको इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा वैल्यू मिलेगा। यही है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। करेक्ट ना? तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए एक पॉइंट लिख लीजिए। द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that can be emitted or absorbed, the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed is called the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed for a given frequency। ऐड कर लीजिएगा, for a given frequency is called, बोलिए क्या बोलते हैं उसको? The smallest quantity of energy for a given frequency is called as one quantum of light. Is called one quantum of light.
और 1 क्वांटा ऑफ लाइट, और क्या बोले शुभंकर सर? और वन फोटोन, वही तो फोटोन है, और 1 फोटोन, करेक्ट। तो 1 फोटोन क्या है? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो बड़ा पैकेट छोटा बड़ा हो सकता है, राइट। बट एक दिया हुआ फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ऑफ लाइट का सबसे छोटा पैकेट को बोलते हैं 1 क्वांटा ऑफ लाइट, या 1 क्वांटम ऑफ लाइट, या उसी को बोलेंगे उस एनर्जी का बॉक्स का सबसे छोटा पैकेट, या उसी को बोलेंगे 1 फोटोन, राइट। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, बट गिवन फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन कर दीजिएगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक the light energy coming out from any source, according to Planck, the light energy coming out from any source is always an integral multiple of मैं दोबारा रिपीट करूंगा। According to the Planck, the light energy coming out from any source is always an integral multiple of a smallest energy value called quantum of light, तो क्या बोला गया है यहाँ देखिए, मान लेते हैं, सपोज कीजिए इसका मतलब है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में चीज़ों को क्वांटाइज कर दिया, मतलब डिस्क्रीट कर दिया गया है, राइट। कंटिन्यूअस रखा गया है, अलग अलग तोड़ दिया गया है। कुछ ऐसा है कि 100 रुपीज़ को 100 पार्ट में तोड़ना है, तो सर 1-1 रुपया का क्वाइन कर दीजिए, राइट। डिस्क्रीट, करेक्ट ना। 100 रुपीज़ का नोट लिए हैं तब नहीं डिस्क्रीट किए हैं, लेकिन 100 रुपये का क्वाइन ले लिए ना तो अलग अलग हो गया, राइट। इसका मतलब है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में ही लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, करेक्ट। और उस पार्टिकल का क्या है नाम? फोटोन। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक बल्ब है, जो मैंने बोला उसको समझाने के लिए, और इसका वाट दिया हुआ है 100 वाट, राइट। तो 100 वाट दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आइडियली हम लोग मानेंगे कि 1 सेकेंड में 100 जूल, वंस पावर का वाट का मतलब क्या होता है एवरीवन? जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी पर सेकेंड कितना बल्ब दे रहा है? 100 जूल, राइट। तो बोला गया कि किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी आउट हो रहा है तो 100 जूल का एक गोला आउट नहीं होगा, करेक्ट ना। इस 100 जूल का एक बड़ा सा पैकेट नहीं रहेगा, ये 100 जूल हम लोग को छोटा छोटा पैकेट्स मिलाकर बना होगा, राइट। मिला होगा कैसे? नॉट लाइक दिस, ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए है। ऐसे मिला होगा सर, यहाँ से 100 जूल 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में टोटल कितना? 100 जूल। तो यहाँ पे ऐसे एक पैकेट बन के निकल रहा होगा, करेक्ट, ठीक है ना। और ये सब पैकेट कौन सा पैकेट है? फोटोन है, समझ गए? ऐसे मिल रहा होगा। तो बताइए, इसका मतलब है कि सर टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कर दीजिए, करेक्ट।
लेकिन यहाँ पे एन क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। फ्रैक्शन में फोटोन बोलेंगे 10.2 फोटोन पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इज इट राइट। तो भाई यहाँ से अगर एक काम कर दें कि आपको ए वैल्यू बता दें और ए वैल्यू बता दें, तो क्या नंबर ऑफ़ फोटोन इसके अंदर कितना नंबर ऑफ़ फोटोन है निकाल लीजिएगा आप लोग। तो सर ये तो बहुत आसान बात है, टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर देंगे, राइट। यहाँ तक आइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये जो भी पॉइंट था, तो ये फार्मूला आया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक इनका कॉन्सेप्ट था प्लैंक का, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अरे होना भी चाहिए भाई, किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी भी सोर्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सही मायने में डिफरेंशन है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, राइट, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो अगर कोई 1 सेकेंड में 10 साइकिल बनाया, मतलब 1 सेकेंड में 10 वेव भेज दिया, बताएं कि नंबर ऑफ वेव भी होता है, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, ऐसे नंबर ऑफ वेव होता है, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 साइकिल किया है कंप्लीट। और अगर फ्रीक्वेंसी 20 है, मतलब 1 सेकेंड में 20 साइकिल, मतलब 20 वेव क्रिएट किया, इज इट राइट। इसका मतलब है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके पास एनर्जी ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने ये नहीं बोला कि एनर्जी वेव ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी ऑफ वेव ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ओके। बाकी मैकेनिकल वेव भी होता है, वेव स्ट्रिंग में भी होता है, तो उसमें एनर्जी ऑफ वेव या एनर्जी डेंसिटी या इंटेंसिटी और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, मास, ऑल दीज, तो उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या लिखिएगा, एच न्यू, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उस लाइट के फोटोन का एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। मतलब उस लाइट का जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, फोटोन क्या है, एनर्जी ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका फोटोन का पैकेट बड़ा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका फोटोन का पैकेट छोटा, किसका, एनर्जी का, राइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा ग्राफ रहेगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। बट सिर्फ ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा। वजह, सर फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं हो सकता है और एनर्जी भी यहाँ पे निगेटिव नहीं रहेगा फोटोन का, करेक्ट। इसका स्लोप क्या रहेगा एवरीवन, ये जानते हैं ना, इट इज जस्ट लाइक बाई इक्वल टू एम एक्स जैसा। तो इसका स्लोप रहेगा tan थीटा इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, इज इट राइट। यहाँ तक दिखा दीजिए, हो गया ना। एक और पॉइंट लिखिए, हालांकि सबको पता है फिर भी,
all electromagnetic wave travel with a speed of light. All electromagnetic wave travel with speed of light. All electromagnetic wave travel with a speed of light. ये बोलने से हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ देखिएगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये तो वेव के लिए हम लोग जानते हैं, बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये वैल्यू फिक्स हो गया। करेक्ट ना एवरीवन? किसके लिए? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन लैम्डा डिक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज देन लैम्डा इंक्रीजेज। बट ये बात बोलने के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? स्पीड इज कीपिंग कांस्टेंट, राइट। और बिकॉज हम लोग इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, फोटोन का बात, तो फोटोन क्या है? लाइट। और लाइट का तो स्पीड ही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट ना, इन वैक्यूम। यहाँ तक हो गया? और आसपास का अगर ऑडियो डिस्टर्ब रहेगा तो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? कहाँ से स्टार्ट किए थे, याद है कुछ 11th क्लास में? कॉस्मिक रे ना, कॉस्मिक रे। उसके बाद गामा रे। उसके बाद अब पता है कि नहीं, एक्सरे आपको सिलेबस का पार्ट है 12th क्लास में। उसके बाद विजिबल लाइट, करेक्ट। उसके बाद क्या? यस, इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रोवेव तो सबको पता होगा, खाना गर्म करने के लिए। और रेडियो वेव, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का रखा गया है, और जो कि हम लोग के लिए, हालांकि अभी भी देखते हैं इतना सारा बात होता है कि रेडिएशन ज़्यादा होगा, हार्मफुल हेल्थ। एक्चुअली बात वही है। सोचिए कि अगर आप माइक्रोवेव वाला फ्रीक्वेंसी से बात करते, अगर आपका फ़ोन में माइक्रोवेव वाला फ्रीक्वेंसी आते रहता तो समझिए, तो ऐसे ही अभी फ़ोन पे अगर आधा घंटा बात कर लेते तो फ़ोन गर्म हो जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली होना भी पड़ेगा ना, वेव आ रहा है भाई, तो वेव क्या रहेगा? वेव इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, ये मैं किसका ऑर्डर दे रहा हूँ? ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्ट ना। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सबका सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करेक्ट। यहाँ तक हो गया? विजुअल कितना पार्ट में डिवाइड हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट। कौन सा? विबग्योर, करेक्ट। तो ये जो है विबग्योर,
जिसको हम लोग वाइट लाइट भी बोलते हैं। वाइट लाइट इज द कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटली 7 कलर। फंडामेंटल कलर तो 7 ही ना, इंद्रधनुष जो प्रिज्म से पास करते हैं, राइट। अब उसके अंदर इनफाइनाइट कलर है भाई, ब्लू में ही एक ही टाइप का ब्लू होता है, डीप ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, राइट। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस क्यों हो? क्योंकि वायलेट और इंडिगो के बीच में कोई डार्क नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? कंटिन्यूअस। बट वायलेट का यहाँ से यहाँ तक वायलेट है, तो इसका विड्थ हो गया, वायलेट का विड्थ इतना ही रहेगा ना, तो इसको बोलेंगे बैंड विड्थ। क्या बोलेंगे? बैंड विड्थ ऑफ वायलेट, राइट। तो यहाँ देखिएगा, ये है ऑर्डर लैम्डा का, और विजुअल लाइट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लैम्डा का ऑर्डर ए, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ए रहेगा, करेक्ट है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि भीव की ओर में सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक फोटोन किसका? भीव की ओर में सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक फोटोन वायलेट का रहेगा, और सबसे लिस्ट इनर्जेटिक फोटोन रेड का रहेगा, जी राइट। ये लिख लीजिए, कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि सर ये भी 4 मार्क्स दे के जाएगा। चलिए, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, किसका यूनिट है? अगर इसको कूलम में लेते हैं, किसमें? कूलम में, और इसको वोल्ट में लेते हैं, तो कूलम इनटू वोल्ट क्या होता है स्टूडेंट? एवरीवन, क्या बात करते हैं, जूल तो होता है। इलेक्ट्रोस्टेट खत्म भी हो गया, और Q इंटू वी में हम लोग पढ़े हुए हैं। Q इंटू वी इक्वल टू वाट शुभांकर? कूलम, चार्ज को और कूलम में, और पोटेंशियल को वोल्ट में, तो कूलम इंटू वोल्ट, आज के बाद जूल। क्या बोलेंगे? एसआई सिस्टम में ले रहे हैं ना वैल्यू। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कि, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखेंगे, कुछ पॉइंट डील करते हैं जो मेरे काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। जैसे कैसे हैं हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट लेते थे ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। एटम का मास बताने के लिए हम लोग AMU का यूज करते हैं। वैसे ही एनर्जी का बहुत छोटा वैल्यू को बताने के लिए अपार्ट फ्रॉम जूल हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न फिजिक्स, करेक्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल? तो सर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यही ना मोटा मोटी 19 कूलम, करेक्ट, इंटू 1 वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट हो गया जूल। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो इसका यूज कीजिएगा, करेक्ट ना। चलिए, भाई पहला क्लास मेरा बहुत आसान होता है, आगे का भी क्लास आसान ही रहता है, बट फर्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता है सर, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना? सर अभी तो बताए थे आपने एच न्यू, राइट। एच का वैल्यू सर 6.6, आगे बोलिए। -34 जूल सेकेंड, करेक्ट, याद रहे। 6.
नहीं समझा मैंने आपको बात को। 6 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 64। जब मैं बोल रहा हूँ 6.625 तो 6.64 के लिखेंगे भाई, या कहीं पे दिया हुआ है? एच का वैल्यू 6.625 ही है ना, जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है। तो 6.625 लिख रहे तो 6.625 लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट? ठीक है। और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एच का यूनिट देखिएगा, तो एच का यूनिट जूल सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, राइट? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स। तो इसका सेकेंड इनवर्स और इसका सेकेंड आपस में कैंसिल होकर बचेगा क्या, जूल। और जूल बचना भी चाहिए था, एनर्जी ऑफ फोटोन बोल रहे हैं, राइट? 1 हर्ट्ज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेकेंड इनवर्स को ही 1 हर्ट्ज बोलते हैं, करेक्ट ना? चलिए, क्या इसी को ऐसा लिख पाएंगे सर, C इक्वल टू न्यू लैम्डा देन न्यू इक्वल टू सी वाई लैम्डा, इज इट राइट? इसका मतलब आज के बाद एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू या एच सी वाई लैम्डा, रट जाना है। एच न्यू भी हो सकता है और एच सी वाई लैम्डा भी हो सकता है, इज इट राइट? अब यहाँ पे बाकी आप लोग को डिराइव अभी नहीं करूँगा, बट ओल्ड बैच को मैं क्लास 11th के बच्चों को डिराइव करके मैं बताता हूँ, ऐसे थोड़ा सा आप लोग भी जान जाइए। एच का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, करेक्ट? इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना? सेकेंड और सेकेंड कैंसिल। एच सी का वैल्यू तो यूनिट क्या बचा सर, जूल मीटर, करेक्ट? और 1 मीटर में कितना नैनोमीटर, 1 मीटर में कैसे काम चलेगा आप लोग का सर, अभी तक तो बढ़िया अच्छा खासा चल रहा था। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, राइट? तो 1 मीटर इक्वल टू, तब बिल्कुल उल्टा बोल देते हैं। चीज़ें इजी हो या टफ हो, सब में उतना ही। आप लोग में से कल जो मैं एच सी वर्मा का वर्क एनर्जी का जो छोड़ दिया था आपके भरोसे, लास्ट क्वेश्चन का ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन का लेगा आया था उतना। अब देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई ही नहीं करेंगे, सबसे बड़ा समस्या यह है। आप लोग आप तुम्हारा आया था और किसी का आया था? पक्का आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक क्रैश कोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्लास 12th के बच्चों को बात कर रहा हूँ। उनको कल रात में एक सी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो आज आ गया था ना? ठीक है, तो जिनका नहीं आया था वो ट्राई कीजिएगा। चलिए 1 जूल के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/, 1.6 इंटू 10⁻⁹ EV, और 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻9 नैनोमीटर। चलिए तो आप लोग का टाइम बचा देते हैं, आज जिनके पास बिल्कुल टाइम बचा हुआ है, लाइफ में कोई काम नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है? और बोलिए आप लोग 12th वाले बच्चे, एच सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 1242 EV/nm, राइट?
ये सारे स्टूडेंट रट जाइए, इससे लाइफ आसान हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे डेटा में प्रॉब्लम का जो पेपर मिलेगा ना, उसमें 1240 EVNM भी रहेगा, तो मेरा वाला वैल्यू का यूज़ कीजिएगा या डेटा दिया रहेगा वो उसका, मैं ये दे रहा हूँ लेकिन कहीं कहीं पे ये भी दिया रहता है, तो जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा उसी का यूज़ करना है, करेक्ट। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए, तो इस वैल्यू को सब लोग रट जाइए, बहुत बढ़िया वैल्यू है और बहुत कैलकुलेशन से बचा देगा, राइट सर। लेकिन इस वैल्यू का अगर यूज़ करेंगे, यहाँ देखिएगा, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे तो चीज़ें तो ईवी में रैप मिलेगा, और मुझे आंसर जूल में दिया रहेगा, तो ईवी में दिया रहेगा तो जूल में नहीं निकाल लेंगे। बात है कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc/λ यूज़ कर लिया, राइट। अब बताइए, इसका आप एडवांटेज लेना चाहते हैं और डायरेक्ट इसके बदले ए पुट कर दिए, तो ऊपर में क्या रहेगा, EVNM। तो लैम्डा का वैल्यू अगर NM में नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेता, कि NM में कन्वर्ट करेंगे तब NM और NM कैंसिल होगा। अब ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे मैंने बता ही दिया, बट एंगस्ट्रो में दिया रहेगा तो एंगस्ट्रोम और NM के कैंसिल करेंगे या उसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करके कर लेंगे। तो ये फार्मूला बहुत आपको एडवांटेज पहुंचाने वाला है, थोड़ा सा केयरफुल कीजिए रहिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे आपको 11th क्लास के बच्चे नहीं हैं, जैसे 11th क्लास में बोलते थे ना कि ये फार्मूला दे दिए, अब माहौल बनाने के लिए लैम्डा ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज दिस वन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज दिस वन, देन फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। आप लोग बस बोल दीजिए कैसे बनेगा। तो सर 1 फोटोन का एनर्जी निकाल लेंगे, वेवलेंथ दे दिए hc/λ करके, राइट। और 1 फोटोन का एनर्जी मिल गया, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यहाँ तक हो गया ना। अब एक और पॉइंट लिखिए, 1 फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ 1 पार्टिकल, ये बहुत बड़ा इसका प्रॉपर्टी है। 1 फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ 1 पार्टिकल। अब एक मिनट, आज के बाद फोटोन जिससे भी कोलाइड करेगा उसी को अपना इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी, इंटायर पैकेट ऑफ एनर्जी हैंड ओवर करेगा। तो इफ़ एनी फोटोन कोलाइड विथ एनी पार्टिकल, देन इट हैंड्स ओवर इंटायर पैकेट और इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। फोटोन कभी भी ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, HCV के लिए खास करके, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटोन का कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास एक फोटोन है और उस फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 फोटोन ऑलवेज गिव्स टोटल एनर्जी टू 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब जिस पार्टिकल से कोलाइड करेगा उसी पार्टिकल को सारा एनर्जी हैंड ओवर कर देगा, ये राइट। अगर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो कभी कभी रिफ्लेक्ट भी तो कर सकता है सरफेस से, लेकिन अगर एब्जॉर्ब हो गया, किसी पार्टिकल से कोलाइड किया और वो पार्टिकल उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसका सारा एनर्जी एक पार्टिकल को मिलेगा। ये कुछ ऐसा ही है सिचुएशन इवेंट, कि जैसे हम लोग होली में कलर खेलते हैं तो गुब्बारा में छोटा छोटा बहुत सॉफ्ट गुब्बारा में कलर डाल के लिक्विड और ऐसे किसी पर डालते हैं, राइट। ये मैं HC वर्मा का एग्जांपल का बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है ना कि उसमें जिस पे भी गिरेगा उसी पे सारा कलर गिरेगा, राइट। छोटा छोटा पैकेट बना के रखते हैं, लेकिन अगर पिचकारी में लिए तो 10 लोग को दे सकते हैं। तो जो वेव का कैरेक्टर होता है वो कंटिन्यूअस होता है, बट फोटोन का क्या होता है, वो जिससे कोलाइड करेगा उसी को इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी हैंड ओवर करेगा, राइट। तो एक लाइन लिख लीजिए, 1 फोटोन collide with 1 particle and it hand over entire quanta of energy। हो गया ना।
and it hands over entire क्वांटा ऑफ एनर्जी। करने का मतलब ये होगा कि जिस भी पार्टिकल से फोटोन कोलाइड करेगा उसी पार्टिकल को अपना सारा पैकेट ऑफ एनर्जी एक ही पार्टिकल को देगा। वन फोटोन दो पार्टिकल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देगा कि थोड़ा तुम रख लो थोड़ा तुम रख लो, नॉट लाइक दैट, राइट। चलिए एक प्रॉब्लम बनाइए तो। लिखिएगा, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ए बल्ब number of photons emitted by a bulb of 40 watt in 1 minute with 50% frequency, sorry, with 50% frequency efficiency। लैम्डा दिया हुआ है फोटोन का। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में बल्ब का रेटेड बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% इफिशियंसी अगर बल्ब का होता, अगर 100% इफिशियंसी होता तो 1 सेकेंड में एनर्जी कितना रहता, एनर्जी रिलीज बाय बल्ब इन 1 सेकेंड विथ 100% इफिशियंसी कितना होता है एवरीवन? सर 40 जूल होता, राइट। जो लिखा हुआ है जो रेटेड रहेगा उसी को तो हम लोग मानेंगे 100% इफिशियंसी का मतलब, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग 1 मिनट में कितना रहता है, ये 1 सेकेंड का था, राइट। इन 1 मिनट टोटल एनर्जी विथ 100% इफिशियंसी 40 इंटू 60 रहता, करेक्ट ना। ए रहता विथ कितना परसेंट इफिशियंसी, विथ 100% इफिशियंसी। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 100% इफिशियंसी है बल्ब का, बचा बल्ब पुराना हो गया, राइट। जितना रोशनी देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है, बिजली उतना ही खा रहा है, करेक्ट। कभी कभी होता है ना, बल्ब पुराना हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही जा रहा है बट रोशनी कम मिल रहा है, इसका मतलब उसका इफिशियंसी डाउन हो गया है, इज इट राइट। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी विथ 50% इफिशियंसी कितना रहेगा सर, 1200 जूल हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा तो कितना, 1200 जूल, इज इट राइट। कितना देर में, कितना टाइम में, इन 1 मिनट, करेक्ट। तो भाई टोटल एनर्जी इन 1 मिनट आपको बता दिए, तो 1 मिनट में टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर मिनट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी पर मिनट और डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, इज इट राइट। ये फार्मूला लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में टोटल फोटोन, तो 1 मिनट में टोटल एनर्जी, करेक्ट। और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, करेक्ट ना। और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लेंगे, सर लैम्डा तो दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन तो निकल जाएगा। तो आपको फोटोन का क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा, लैम्डा। तो इसका यूज कर लीजिए, बड़ा लाइफ आसान रहेगा।
तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी का वैल्यू 1242 EV/nm, इज राइट। और लैम्डा का वैल्यू 6200, वो तो एंगस्ट्रॉम में है, बताए थे ना, यहाँ पे एनएम में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 620 nm हो जाएगा, राइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके ए वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन किस में मिलेगा, ईवी में, इज इट राइट। यहाँ तक आइए, कितना यार डिवाइड करके, फर्स्ट ऑलमोस्ट टू लिख दें, ओके। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, 1200 जूल और डिवाइडेड बाय 2 EV। तो ऊपर में जूल है, नीचे में EV है, तो क्या करेंगे, EV को भी जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल और जूल कैंसिल, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। कर लीजिएगा ना, चलिए। यस, मतलब कहीं कहीं पे 1240 भी दिया रहता है, इसलिए कहीं पे 1240 क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको वही ले लीजिएगा, राइट। बट इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे तो मुझे मिला था 1242, तो मैं नहीं कुछ है तो 1242 से भी काम चलाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें कोई डिबेट नहीं करना है सर, नहीं कि आप क्या अप्रोक्स लें या एग्जैक्ट लें, इतना से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर पे आंसर आ जाएगा। हो गया ना यहाँ तक, कैलकुलेशन बाद में करना है, अब इसका बैठ के कैलकुलेशन करते रहिएगा या बाद में कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन is 194 चलिए इसको सॉल्व कीजिए फर्स्ट, और आपके इंफॉर्मेशन के लिए वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। तो सर वेव नंबर का यूनिट, तो वेव नंबर का यूनिट आपकी मर्जी पे है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ऐसे यूनिट क्या रहेगा, लेंथ का इन्वर्स, तो हो सकता है कि अब यहाँ पे ऑप्शन, अगर मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए मीटर इन्वर्स में, मैंने पहले ही आपको बोल दिया मुझे वेव नंबर किस में चाहिए, मीटर इन्वर्स में। तो वेव नंबर का मतलब 1/λ, और मुझे आंसर चाहिए मीटर इन्वर्स में। ये बाकी लोगों को तो पता है ना कि इसको 1 वेव नंबर बोलते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आंसर चाहिए मीटर इन्वर्स में, तो लैम्डा का वैल्यू मीटर में होना पड़ेगा। मतलब सर काम ऐसा ही सिस्टम में कर लेंगे, राइट। चलिए
यहाँ देखना है, आपको एक आज पॉइंट बताए कि स्टूडेंट फोटोन का कैरेक्टर होता है कि वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ वन पार्टिकल, राइट। इसका मतलब ये था कि ब्रोमीन का वन मॉलिक्यूल से ब्रोमीन के इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, करेक्ट। तो ब्रोमीन को इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन आकर ब्रेक करेगा? फोटोन, करेक्ट। हाँ ना, बोलिए भाई। इस बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अगर कौन देगा, कौन स्ट्राइक करेगा उस बॉन्ड पे? फोटोन। इसका मतलब वन फोटोन, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इस फोटो, लॉजिक तो ही रहेगा ना, वन फोटोन वन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि सर एक फोटोन का एनर्जी पहले ब्रोमीन ले लेगा फिर से वेट करेगा दूसरा फोटोन आएगा, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस फोटोन का अंदर जो पैकेट में एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन पर मॉलिक्यूल, करेक्ट ना। लॉजिक तो यही लगाएंगे ना भाई। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Br2 पर मॉलिक्यूल। क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कम रहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन, तो क्या ब्रेक कर पाएगा फोटोन उस बॉन्ड को? या ऐसे हम साथ साथ हैं, दो फोटोन मिलकर चलेंगे इस पर स्ट्राइक करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, राइट। आप लोग समझे या नहीं समझे मैंने क्या बोला? चलिए, तो समझ में आ गया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए hc/λ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल बोल रहे हैं या पर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं? यस, पर मॉलिक्यूल। क्या लिख सकते हैं? तो 1/λ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाई hc लिख सकते हैं। और यही तो भाई आपका था क्या? सर आंसर तो आ गया, वेव नंबर, राइट। वेव नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे आप लोग बोलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाई hc। तो सर hc का वैल्यू तो मुझे पता ही है, बस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल पता चल जाए तो मेरा काम बन गया। और ये तो पता है ना कि ये वाला साइन में मिनिमम मिलता है, यहाँ से मिनिमम मिलता है या मैक्सिमम मिलता है? वेरी गुड। मिनिमम इक्वल टू व्हाट? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल और डिवाइड बाई hc। तो अब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन का पर मॉलिक्यूल दिया हुआ था या पर मोल दिया हुआ था? तो इसमें कितना से डिवाइड करें कि पर मॉलिक्यूल हो जाए? भाई 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल का ये कंबाइंड दिया हुआ था। करेक्ट ना? देखिए सही है। अब उसमें एग्जाम में कुछ स्टूडेंट इस के को भूल जाते हैं और इसके कारण बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, नहीं? चलिए, तो आप एक काम कीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे बैठा दीजिए, करेक्ट। और hc का वैल्यू तो सबको रटा हुआ है ही, कितना? बट भाई 1242 EV/nm से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर में जूल है, राइट। ये जो निकालेंगे वो क्या रहेगा? जूल। और नीचे में किस में लिख रहे हैं? तो कोई बात नहीं सर, EV को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और NM को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। EV को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऊपर का जूल और नीचे का जूल खत्म, और NM को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, करेक्ट। तो लास्ट में बचेगा क्या यूनिट के नाम पे? 1/मीटर, करेक्ट ना। एंड बाई दिस इजी कैलकुलेशन हम लोग का आंसर आ जाएगा, नहीं?
कितना आंसर आया है? 1.6 इंटू 10⁶ पर मिनट। वेरी गुड, दिस इज आंसर, वेरी गुड। ये किसका कमाल था, आपका या कैलकुलेटर का? लेकिन एग्ज़ाम में तो आप ही को काम करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कर लेंगे खुद से कैलकुलेट करके। ऐसे आपने कैलकुलेट किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के लिए थोड़ा सा भी टाइम बचा हुआ है, जिनके जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो कैलकुलेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। हो गया ना? तो आपको लेना था कि यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को हेल्प कर दिया कि 1 फोटोन कोलाइड विथ 1 पार्टिकल। वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, करेक्ट? चलिए अब एक और पॉइंट लिखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक मिनट रुकिएगा आप लोग, जैसे अभी आपने बोला ना कि सर एक्सरे, राइट? तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, करेक्ट? इसका उल्टा भी होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, फोटोन इजेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वन, जैसे फोटोन से इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन से भी फोटोन क्रिएट होगा। तो उसको हम लोग बाद में बोर मॉडल में या एक्सरे में देखेंगे, करेक्ट? फोटो इलेक्ट्रॉन लिखिए, हर एक टाइम को थोड़ा थोड़ा जानते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए फोटो इलेक्ट्रॉन किसे बोलिएगा? क्या हर इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे? या दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इजेक्टेड ड्यू टू फोटोन्स आर कॉल्ड व्हाट? फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? लिखिए, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन emitted in photoelectric effect is called photoelectron. मतलब किसके वजह से कौन आउट होगा? फोटोन के वजह से इलेक्ट्रॉन अगर आउट होगा तो उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? यस, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is called photoelectron. अब लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट बोलना चाहिए था, बट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो जनरली जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसमें अगर कंडक्टिंग वायर में करंट का फ्लो देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, तभी भी यहाँ अगर इलेक्ट्रिक वायर में देख रहे हैं, इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रिक वायर में जो करंट फ्लो रहा है, लेकिन वो करंट का अगर वजह फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट का फ्लो हुआ, जो सर्किट में करंट घुमा, उसी को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट ना? लिखिए, इफ करंट passes through the circuit, if current passes through the circuit due to photoelectrons, if current passes through the circuit due to photoelectrons, then the current is called photoelectric current. Then the current is called photoelectric current. Due to photoelectrons. एकदम सिंपल सा, नाम से ही तो पता चल रहा है। इसमें अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तब आपको पता चल जाएगा। नाम क्या, कौन सा करंट बोले? पढ़िए और उसको तोड़िए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट वायर में इलेक्ट्रॉन की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से, राइट? ठीक है ना? करेक्ट एवरीवन? चलिए
अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर प्योर आपके लिए। अभी तक कुछ जनरल बातें हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ से कंसंट्रेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक साथ बहुत सारा बात बोलने वाला हूँ। डायग्राम बनाइए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग मेन चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना बात बोलूँगा उन सारे बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, राइट। मतलब फोटोन मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होगा, करेक्ट। और इस फोटोन के पास क्या है, एनर्जी है। कितना एनर्जी है, 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से मेटल के अंदर जाकर किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बाद ये सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देगा, करेक्ट। तो आप जैसे जानते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट से अगर बिल्कुल वैसा स्पीड, जिस स्पीड से अर्थ से अगर आपको प्रोजेक्ट किया जाए और वापस अर्थ पे नहीं आना है, तो उसको हम लोग मिनिमम स्पीड को एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड बोलते हैं, राइट। तो जो कि मोटा मोटी आपको याद ही होगा, ग्रेविटेशन में कितना होता है, 11.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा, बट मोटा मोटी होता है कि वापस नहीं आए। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपने कभी सोचा कि एक्चुअली वो इतना स्पीड क्यों देना पड़ता है। यहाँ देखिए, ये अर्थ है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल वो मंगल ग्रह पे चला जाए। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या बोला गया है, वापस अर्थ में नहीं आए, राइट। इसका मतलब भाई, एस्केप वेलोसिटी का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 किलोमीटर, यहाँ देखिए, अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर पे, कितना, ओनली 5 किलोमीटर पे अरे कोई एक ऐसा स्पीड प्रोजेक्ट कर दें, इस स्पीड के वजह से बस वो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहे, बट अर्थ के सरफेस पे नहीं आए। तो इसको भी आप इस हाइट के लिए एस्केप वेलोसिटी बोल सकते हैं। इट कंपलसरी कि हर हाइट के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगा। तो अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया गया है, बट एक्चुअल में तो सर यहाँ पे करना क्या होता है, करना ये रहता है कि यहाँ पे कोई एक मास है, क्या है, मास। और अगर अर्थ के सरफेस एक सर्टेन हाइट पे, और वो अगर हाइट अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल, अगर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो अर्थ के सारे मास को सेंटर पे मान लीजिए। जस्ट अर्थ ऑल्सो भी हैव लाइक ए पॉइंट मास, करेक्ट। अर्थ के सारे मास को, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का छोटा भाई है भाई ग्रेविटेशन, बड़ा भाई नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत कुछ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का छोटा भाई ग्रेविटेशन होता है।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैं बोलूँ सर एम जी एच था जब छोटा हाइट था, राइट। अर्थ के सरफेस जी को जब कांस्टेंट मानते थे जी, राइट। तो दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है G(m)m/r, करेक्ट ना एवरीवन? यस। और ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव है, तो एक्चुअल में एस्केप वेलोसिटी का मेन करना ये होता है कि इतना स्पीड यहाँ पे आप प्रोवाइड करें कि ग्रेविटेशनल की एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाए, एनर्जी का टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पीड डालकर काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ गए। यहाँ से जो भी मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू से, दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, करेक्ट। मेन की पॉइंट, मेन मुद्दा का बात ये था, दिस इक्वेशन, समझ गए। तो आप बोलते कि अलग अलग आर पे भी अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब है कि सर अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को बाहर भेजने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि अर्थ उस पार्टिकल को अट्रैक्ट करके बाउंड करके रखे हुए था, राइट। बांध के रखे हुए थे ना, अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन के फोर्स से बांध के रखे हुआ था, राइट। इसका मतलब उस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे अलग करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन सिमिलर फैशन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बना हुआ रहता है, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से सरफेस पे लाने के लिए डैम श्योर सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, करेक्ट ना। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है, अट्रैक्टेड है, तो वहाँ से आउट करने के लिए, उसको अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, करेक्ट। और लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारा बात बोलेंगे, अभी लिखवाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ सुनते रहिए, फिर एक एक पॉइंट लिखवा देंगे। यहाँ से ही मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होने जा रहा है। जो अभी तक पढ़ाया बस फाउंडेशन रेडी किया कि मुझे ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। तो एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल के अंदर से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, सर फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, करेक्ट। और किसी भी मेटल के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खर्च होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, इज इट राइट। इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल का मतलब क्या, तो सर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, कुछ नहीं, यस, फॉर एजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू द सरफेस। मेटल को अंदर से सरफेस तक आने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी, लेकिन वो कोर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या कॉपर के वायर में जो करंट के लिए फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट। वैसे यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहला बात तो ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को, सब लोग सुन पा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेट अस सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। और आपने यहाँ पे सप्लाई किया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, कितना का, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा नहीं। कुछ स्टूडेंट का मैथमेटिक्स अच्छा है, वो ऐसे सोचेंगे, नहीं सर एक काम करेंगे ना, एक फोटोन लेगा, थोड़ा वेट करेगा, एक और फोटोन लेगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 10 ही मिनिमम है, तो 6 तो बचा रह गया, फिर जाएगा, राइट। बट भाई इस इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को, इसी इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, राइट।
नोबेल प्राइज विनर थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, करेक्ट, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए, पता है कि नहीं आप लोग को। तो एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंस ऑफ फोटोन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ होता है साइमल्टेनियसली। देयर इज नो टाइम गैप, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें टाइम गैप नहीं होता है कि एक फोटोन लेके एनर्जी रख लिए और फिर वेट कर रहे हैं दूसरा आएगा, तो वेट कर रहे हैं मतलब टाइम गैप हो गया, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट ना। यस। तो यहाँ देख लीजिए, तो इसका मैंने मिनिमम कितना बोला, मिनिमम इजेक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना बोला था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको समझाने के लिए बाद में एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग यहाँ पे फोटोन किसका भेज रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब मान लेते हैं कि यहाँ देखिए, जैसे अभी जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्लासरूम में 2 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, दोनों को बांध के एक ट्यूबलाइट बना दिए हैं। लेकिन इसी टाइप का और फोटोन देगा कौन, लाइट का सोर्स। तो हो सकता है कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस करने वाला फोटोन मैं इस रूम में 1000 ट्यूबलाइट लगा दिया, इस जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन प्रोड्यूस करेगा। तो 1000 ट्यूबलाइट, तो रूम इज सो लाइटेड, राइट। रूम में तो चमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ब्राइटनेस, 1000 ट्यूबलाइट एक रूम में, राइट। इसका मतलब है कि सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं बोलते हैं, बहुत इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, आज धूप बहुत ज़्यादा है, राइट। हम लोग लेमन में बोलते रहते हैं, अब रुक के समझने के बाद है, बोलते हैं ना आज थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है, धूप कम है, आज बहुत ज़्यादा सनी है, मतलब लाइट सनलाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। लेकिन क्या फोटोन भरा पड़ा है, बट क्या उसका एक भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, तो इस मेटल को गर्म करते रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से मैंने सीखा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट, करेक्ट। ejection of electron does not depend on what, intensity of light. ejection of electron depends on energy of photon, energy of single photon। कितना फोटोन है उससे मतलब नहीं है, उस और इस कैपेबल है या नहीं इससे मतलब है, राइट। तो इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत सारा लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सो मच हाई, बट वो इसको इजेक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर रूम में इस एनर्जी का एक ही ट्यूबलाइट है तो इस मेटल से फोटोन को इजेक्ट करेगा, करेक्ट ना। सब पॉइंट बनाते जा रहा हूँ, सब पॉइंट को लिखूंगा, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन बोले हैं या इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बोले हैं, नहीं तो सेम पैरेलल सेंस हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन बोले या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, भाई तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का, ओके। लेकिन अगर अब एक केस तो ये हो गया, इसका मतलब है कि सर एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मिनिमम एनर्जी से कम रहेगा तब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब सेकेंड केस आपको समझाने के लिए, सारा केस मैं डील करूँगा वहाँ पे लिख दूँगा। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन सप्लाई कर रहे हैं, जितना चाहिए था उतना ही, करेक्ट, जितना चाहिए था उतना ही दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, चलो सुन पा रहे हैं, इसको हैंड ओवर किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेकर कहाँ तक जा पाएगा, मेटल के सरफेस पे जाकर सिर्फ रुक जाएगा, करेक्ट ना। ए मिनिमम था सिर्फ कहाँ तक आने के लिए, अंदर से सिर्फ सरफेस तक, उसके बाद उसके पास एनर्जी बचा हुआ है क्या, नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ पे इस केस के लिए सब लोग ध्यान से सुनना है, इस केस के लिए अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये डायग्राम हो गया ना, एक पैरेलली एक और डायग्राम बनाते हैं। देखिए इनिशियल में ऐसा लगता है ना कि एक कहानी चल रहा है, लेकिन वही कहानी से एचसी वर्मा सॉल्व हो जाता है, पता है कि नहीं आपको। एक और पैरेलली डायग्राम बनाइए,
कि जो ऐसे गोल गोल बनाते हैं वो क्या है? फोटोन है। यस, फोटोन। तो एक्चुअल में लेट अस सपोज यहाँ पे इस मेटल के सरफेस पे 1 सेकेंड में 1000 फोटोन अगर इजेक्ट हो रहा है, कितना? 1000 फोटोन पर सेकेंड। और अगर आपको बोल दिया गया है कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि सारे फोटोन के पास इतना एनर्जी है, ऑल फोटोन्स, सारे फोटोन्स के पास इतना एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, करेगा नहीं बोल रहा हूँ, कर सकता है। तो अगर यहाँ पे 1000 फोटोन पर सेकेंड यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, तो यहाँ से कितना फोटो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से इजेक्ट होगा? इफ इनर कितना इजेक्ट होगा? वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू 1000। इसका मतलब लेस नहीं है, एक्चुअली 1000 से बहुत कम रहता है। वजह, इज इट कंपल्सरी कि सारा फोटोन्स जाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करेगा? इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल फोटोन्स कोलाइड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके सरफेस पे ये बिल्कुल आपने मेटल का सरफेस को क्लीन ही नहीं किया, उसके सरफेस पे ही डस्ट पार्टिकल है और डस्ट पार्टिकल से ही कोलाइड करके डस्ट पार्टिकल को ही नज़दीक देकर रह गया, राइट, अंदर जा ही नहीं पाया। पहला तो सिचुएशन नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आप इसको ऊपर वाले सरफेस को क्लीन करते भी हैं, इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये फोटोन जाके कोर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए। ये हो सकता है कि जाके लैटिस पॉइंट से एटम से कोलाइड कर जाए। मेटल तो एटम को मिलाकर बना है, एटम के अंदर ही नहीं जा पाए, करेक्ट। बहुत सारा सिचुएशन है। इसका मतलब है कि जो 1000 फोटोन जाएगा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल 1000 फोटोन्स कोलाइड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। दिस इज द वजह कि जितना फोटोन जाएगा उससे ज़्यादा तो कभी नहीं इजेक्ट होगा, बट उससे कम इजेक्ट होगा, करेक्ट। अब आप आइडियली अगर मान लीजिएगा, अब मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया आइडियल सिचुएशन कि ईच फोटोन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ पे अब ये बात नहीं आर्गुमेंट करना है कि नहीं राकेश सर ने तो बोल दिया था कि उससे कम रहेगा। भाई क्वेश्चन में तो हाइपोथेटिकल ले लिया गया। आइडियली अगर मान लिया जाएगा कि ईच फोटोन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट इन रियलिटी जितना फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट होता है, उसके रेस्पेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन उससे कम इजेक्ट होता है, राइट। वजह, all photons need not be collide with all free electron, right? चलिए एक बात और सीख गए। अब यहाँ पे ये चीज़ सीखने के बाद मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि 1000 फोटोन पर सेकेंड यहाँ पे फॉल कर रहा था, जिसके वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कि 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्ट हो रहा है। कितना? 200 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1000 फोटोन से मैंने एक रफ आइडिया निकाला। अब ये नहीं पूछना है सर 200 आपको कहाँ से वैल्यू मिला, मैं मान लिया, लेट अस सपोज, राइट, कि 1000 फोटोन पर सेकेंड से कितना इजेक्ट हो रहा है? 200 फोटोन पर सेकेंड। लेकिन अब आपको बोल दिया गया है कि नहीं अभी करंट का वैल्यू मुझे बढ़ाना है किसी पर्पज़ के लिए। करंट का वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ाना है, तो करंट का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या कीजिएगा? चार्ज का फ्लो ज़्यादा कर दीजिएगा, राइट। और चार्ज का फ्लो ज़्यादा करने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, और फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ज़्यादा करना चाहेंगे। और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ज़्यादा करने के लिए क्या कीजिएगा? अभी 1000 फोटोन पर सेकेंड भेज रहे थे, अब 2000 फोटोन पर सेकेंड भेजना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब हो सकता है कि 1000 फोटोन पर सेकेंड के लिए आपको 2 ट्यूबलाइट लगाने का रिक्वायरमेंट हुआ था। अब आपको बोल दिया कि मुझे 400 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड चाहिए, तो एक रफ आइडिया लगाइएगा, आप 4 ट्यूबलाइट लगा दीजिएगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करेक्ट। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मैंने वहाँ पे बोला था इट डज नॉट डिपेंड, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहेगा, बट अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गया, राइट, अगर इसका मतलब है
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या मैंने सही बोला? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट क्या ऑल टाइप ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या दोज लाइट हुज फोटोन्स हैविंग एनर्जी मोर देन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी, राइट? बात को फिर से तोड़कर बोल रहा हूँ। इसका मतलब जब मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ज़्यादा चाहिए तब हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मिलेगा HCB में, और उस टाइम पे फिर से दोबारा नहीं पूछना है कि सर यहाँ पे कैसे नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट किस टाइप का इंटेंसिटी ऑफ लाइट? फॉर दोज लाइट हुज फोटोन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी, राइट? अब लाइट पे लाइट भेजे जा रहे हैं और उसका एक भी फोटोन काम का नहीं है, राइट? एक भी फोटोन काम का नहीं है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किए हुए थे, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फ़ायदा है? उस टाइम पे इंटेंसिटी बढ़ाने से पूरा क्लासरूम भरा हुआ है और कोई भी पढ़ने वाला नहीं रहेगा, तो मज़ा आएगा टीचर को। कितना बढ़िया एक मूवी बहुत मोटिवेशनल था, बाद में देखिएगा आप लोग, 300 मैं देखा हूँ। अभी टाइम निकाल के देखना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। वही उसमें यही दिखाया गया ना कि पूरा क्राउड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितने लोग हैं और कितने विल पावर के हैं, राइट? इसका मतलब इंटेंसिटी का भी काम है, वो करंट के वैल्यू को बढ़ा देगा। और दिस इज द पार्ट ऑफ फिर सिलेबस। इस पर कम से कम तो जेई और नीट मिलाकर 15 बार क्वेश्चन आया होगा, मिनिमम 59 से कम नहीं होता है। और उसका है ऐसे, सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और मैं क्या बोल रहा हूँ क्रैश कोर्स के कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, इन लोग को बाद में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे काम आ जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना रहेगा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, इज राइट? चलिए अब यहाँ पे मान लेते, ये सब दोनों डायग्राम समझ में आ गया ना। सर्व डायग्राम के लिए हम लोग एकदम कंक्लूजन लेंगे 1 by 1। अब इस पे बहुत एक बढ़िया कहानी सुनाए थे आप लोग को 11th क्लास में, याद है? चूतनियाली से बस पे चढ़ेंगे तो गणेश कुंज पहुँचेंगे, ऐसा कुछ गेम वाला। अभी यहाँ पे नहीं सुनाएंगे, बाकी बोर हो जाइएगा। अगर यहाँ पे एनर्जी मिनिमम चाहिए था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब दे दिए भाई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन यहाँ से एक कोलाइड किया और ये हैंड ओवर कर देगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये सरफेस पे आ गया तो इसके पास कितना बचा हुआ रह गया? चाहिए सरफेस तक आने में 10 इलेक्ट्रॉन खर्च करना पक्का करना पड़ेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। करेक्ट एवरीवन? अब बाकी 12th क्लास का ओल्ड स्टूडेंट अभी आंसर नहीं देंगे, ये स्पेशली क्वेश्चन फॉर न्यू बैच एंड क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए। तो एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसी एग्जांपल के लिए दे रहे हैं 15 और है कितना 10, फॉर दिस एग्जांपल ओनली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द काइनेटिक इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ लिखवाएंगे। आंसर करेक्ट आंसर इज दिस वन। इसका मतलब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ बोल दिए, वो सारे इलेक्ट्रॉन में लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन था, भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? कैसे सर? ये जब यहाँ से रिएक्ट हो रहा था तो इसके रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुआ। करेक्ट? अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर चल रहा है, अब बीच रास्ते में कोई एटम मिल गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उससे कोलाइड करते हुए इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि 15 दिए और 5 यहाँ पे आकर बचा रहा है फॉर दो, इसका मतलब वो केमैक्स है, नॉट काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इज इट राइट? इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का केमैक्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा फॉर दोज इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट कोलाइड विथ एनी लैटिस पॉइंट इलेक्ट्रॉन और एटम ड्यूरिंग द एस्केप फ्रॉम द मेटल, करेक्ट। मेटल से एस्केप करने के ड्यूरेशन में किसी भी पॉइंट से किसी भी पार्टिकल से अगर एक कोलाइड नहीं करेगा तब इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, मतलब एक केमैक्स रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 से केमैक्स के बीच में वेरी करता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से। बट हम लोग 11th क्लास तक जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हैं ना बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी, वो एक्चुअली हम लोग वो जानते तो हैं बट वो केमैक्स है आज के बाद, करेक्ट। तो इज इट कंपल्सरी कि ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट फ्रॉम द मेटल विथ केमैक्स? वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन विथ केमैक्स, करेक्ट। लेकिन हम लोग को जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो केमैक्स के लिए ही मोटा मोटी मिलेगा, बट यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम मिलेगा वो सिर्फ केमैक्स के लिए नहीं मिलेगा। वो एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ठीक है, वहाँ तक 2-4 प्रॉब्लम है। और मुझे याद है कि मैंने 1 घंटे में आप लोग को बैच को याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने एकदम आराम से तरीके से पढ़ाया था। अभी मैं पूरे साल ही जो मेरा 11th का बैच है उसको एक क्लास पढ़ाता हूँ, ट्यूसडे का ट्यूसडे 1 आवर ही पढ़ाते हैं। अब 45 मिनट्स में उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा भी दिया, क्वेश्चन भी 10 करवा दिए, एंड दे आर सो हैप्पी। बोले कि ये 3 फार्मूला है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा और एचसी का वैल्यू रटवा दिए। वही तो आने वाला है एग्जाम में, राइट। वहाँ पे अगर उनको सब कुछ पता, आप रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे बट वो बोले कि सर एग्ज़ाम आ गया, उनका रिजल्ट ही नहीं निकला, एग्ज़ाम आ गया। तो नहीं सर एग्ज़ाम आ गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन करवाएंगे, हम उनसे आइडिया कैसे आएगा, बस करवा दिए। तो अब मुझे धीरे धीरे आइडिया मिल रहा है कि कैसे क्रैश कोर्स में पढ़ाना चाहिए, कैसे 11th के स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाना चाहिए और कैसे रेगुलर क्लास में पढ़ाना चाहिए। तो ये रेगुलर क्लास है, दिस इज नॉट द मतलब कि फास्ट वाला, एकदम इसमें आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। हो गया ना। तो कंक्लूड किया जाए, लिख लिए। चलिए कंक्लूजन करके आज के क्लास को बाइंड अप करेंगे। पहला तो लिखिए वर्क फंक्शन। और ऐसे फर्स्ट क्लास थोड़ा सा टाइम टेकन होता है मेरा, पहला क्लास में सब कुछ बोलना पड़ता है। वर्क फंक्शन लिखिएगा। हाँ, नहीं, लेकिन ए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर चल दिया, राइट। इसको मिला 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट ना निरंजन। बट आप मान लेते कि आप बहुत मैक्सिमम एनर्जी से दौड़ रहे हैं लेकिन बीच में कोई रास्ते में किसी से टकरा गए, तो ऑब्वियसली आप हो सकता है उसका आपका एनर्जी थोड़ा लॉस हो जाए, राइट। वैसे ही 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर एम चल गया। अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन एक सरफेस पे भी आ गया, सरफेस पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। बट ये ऑब्जर्व किया गया कि बीच रास्ते में इसके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया गया था, तो उसे कोलाइड करते हुए आ रहा है। तो कोलिजन के ड्यूरेशन में इसका सम ऑफ द एनर्जी लॉस होते रहेगा। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लिया उसमें से हो सकता है इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन ही बचे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी और को दे दिया ड्यू टू कोलिजन। ऐसा होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे पहुँचा तो मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यू टू कोलिजन लॉस हो गया था। अब तो बचा तो 13 ही, 13 में से 10 चला गया सरफेस तक आने में, तो बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ऐसे हो सकता है कि मैक्सिमम बस जैसे तैसे पहुंचा कोलाइड करते हुए, तो जैसे तैसे पहुंचा कोलाइड करते हुए और सरफेस पे आकर कम्स इनटू रेस्ट। इसका तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में ही लॉस हो गया, राइट। दिस इज द वजह कि ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट एस्केप विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट एस्केप विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, इज इट राइट। तो पहले लिखिए अब। हाँ, फिर से बोलिए, तो नहीं समझा मैंने आपको बात को। आऊँगा, हाँ आऊँगा। इसमें इंटेंसिटी आएगा भी और थोड़ा नहीं आएगा, इसमें इंटेंसिटी भी आएगा। और जब आप 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, उससे बहुत आगे का चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें मोमेंटम भी आएगा। अब फोटोन का मोमेंटम ये सब पे प्रॉब्लम करेंगे। वेट फॉर राइट टाइम, ये फर्स्ट क्लास है, आएंगे बिल्कुल आएंगे। इंटेंसिटी क्या होता है यहाँ देखिए,
इंटेंसिटी, इसका कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप डायग्राम बना के छोड़ दीजिए, मुझे याद रहेगा मैंने यहाँ पे क्या क्या समझाया है। इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। इनको इस वीडियो बंद कर दो। इंटेंसिटी का डिफरेंस मैं पहले समझ